बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का जो काव्य खंड है, नागार्जुन जी एक कवि हैं, उनकी एक कविता पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देख करके कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं ना, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान, मनोहारी मतलब होता है मन को हरने वाली मुस्कान देख करके कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। ठीक है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृति है। ठीक है। उनमें से एक लिया गया है यह दंतुरित मुस्कान। चलिए आइए देखते हैं। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं, कवि कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यानी मैं तो हमेशा क्या हूँ, यहाँ वहाँ घूमता रहा हूँ, प्रवासी रहा हूँ। ठीक है। घूमता रहा हूँ और चिरकाल तक घर से दूर प्रदेश में रहा हूँ, यानी प्रवासी रहा हूँ। चिर प्रवासी मतलब मैं चिरकाल तक घर से दूर प्रदेश में रहा हूँ। तो जो घर से दूर प्रदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। और चिरकाल माने लंबे समय तक। ठीक। तो कवि कहता है कि तुम धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है ना। और मैं तो हमेशा से यहाँ वहाँ घूमता रहा हूँ और चिर प्रवासी मैं इतर, यानी मैं यहाँ इतर में घूमता रहा हूँ यहाँ वहाँ, और चिरकाल तक घर से दूर प्रदेश में रहा हूँ। ठीक है। इस कारण मैं इतर हो गया हूँ। इतर माने होता है पराया। ठीक है बच्चों, इतर आया है ना यहाँ पे, इतर मीन्स होता है पराया। तो मैं चिरकाल तक बाहर रहा हूँ, घर से दूर रहा हूँ, इस कारण मैं इतर यानी पराया हो गया हूँ। ठीक है। इस कारण मैं पराया हो गया हूँ। अर्थात तुम माँ बेटों से अलग रहकर कुछ अन्य ही व्यक्ति सा हो गया हूँ। तुम माँ बेटों से अलग रहकर कुछ अन्य ही व्यक्ति सा हो गया हूँ। मैं अन्य लिखा है ना, मैं अन्य यानी मैं तुम दोनों से अलग रहकर, माँ बेटे से अलग रहकर मैं अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। ठीक है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, है ना। यानी मैं तो यहाँ अतिथि के समान कभी कभी यदा कदा थोड़े समय के लिए आता रहा हूँ, अत्यल्प समय के लिए आता रहा हूँ, इसलिए इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क भी कम ही रहा है। उंगलियां माँ की कराती मधुपर्क, तो अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर, छोटे बच्चे करते हैं ना, माँ की उंगलियों को मुंह में डालकर चूसते रहते हैं। तो माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय तुम क्या करते हो, तुम्हारी माँ की उंगलियां तुम्हें मधुपर्क कराते, यानी तुम मधुपर्क यानी पंचामृत के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते रहे हो। ठीक है। अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय तुम मधुपर्क यानी पंचामृत के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते रहे हो।
है ना। मतलब निसंदेह वे उंगलियां तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनमें माँ का क्या है, वात्सल्य छिपा है, प्यार छिपा है। ठीक है। तुम देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। राइट। यानी आज तुम जब मुझे कनखियों से देखते हो तो मेरी तुम्हारी आंखें चार होती हैं, आंखें मिल जाती हैं। ठीक है। तब तुम्हारे नए नए उग आए दांतों की मुस्कान वाली छवि है मुझे लगती बड़ी ही छविमान, है ना। तो जो मुस्कान वाली छवि है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों। तो ये है इसमें कि कवि कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं। मैं तो हमेशा से यहाँ वहाँ घूमता रहा हूँ, और चिरकाल तक मैं घर से दूर प्रवासी रहा हूँ। ठीक है। प्रवासी रहा हूँ, इस कारण मैं इतर हो गया हूँ, अर्थात पराया हो गया हूँ। अर्थात तुम माँ बेटों से अलग रहकर कुछ अन्य ही व्यक्ति सा मैं हो गया हूँ। मैं अन्य यानी मैं अन्य ही व्यक्ति सा हो गया हूँ। मैं तो यहाँ अतिथि के समान यदा कदा अत्यल्प समय के लिए आता रहा हूँ, इसलिए इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क भी कम ही रहा है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी मैं तो थोड़े समय के लिए आता रहा हूँ, इसलिए इस अतिथि से, इस मेहमान से तुम्हारा संपर्क कम ही रहा है। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यानी मैं तो यहाँ अतिथि के समान यदा कदा अत्यल्प समय के लिए आता रहा हूँ, इसलिए इस अतिथि से तुम्हारा संपर्क भी कम ही रहा है। और अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय तुमने मधुपर्क, मधुपर्क को आप बच्चों लिखेंगे पंचामृत। ठीक है। पंचामृत यानी मधुपर्क के समान मधुपर्क के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते रहे हो, तो निसंदेह वे उंगलियां तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनमें माँ का वात्सल्य छुपा हुआ है, माँ का प्रेम छुपा हुआ है। आज तुम जब मुझे कनखियों से देखते हो, कनखी मतलब बच्चों होता है तिरछी निगाह से देखना। ठीक है। आज जब तुम मुझे कनखियों से देखते हो तो तब मेरी तुम्हारी आंखें चार होती हैं, यानी हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जब तुम्हारे नए नए उग आए दांतों की मुस्कान वाली छवि मुझे बहुत प्रिय लगती है, तब तुम्हारे नए उग आए दांतों की, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ठीक है। तो तब तुम्हारी जो है नए नए उग आए दांतों की मुस्कान वाली छवि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बेटा, ये इसका भावार्थ था। इसमें काव्य सौंदर्य ये था कि माँ और बालक के मध्य के जो आत्मीय संबंधों और असीम प्रेम और वात्सल्य का यहाँ पे बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है। भाषा तो आप जानते हो, भाषा यहाँ पे संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त सरल प्रवाहपूर्ण और खड़ी बोली भाषा है। और इसमें रस कौन सा है, तो रस मैंने बताया ना, इसमें माँ और उसके बीच में, बेटे के बीच में, पुत्र के बीच में, बालक के मध्य में जो वात्सल्य दिखाया गया, तो रस यहाँ पे वात्सल्य है। ठीक है। बाकी अलंकार भी होंगे इसमें, उपमा अनुप्रास, ठीक है, मुक्त छंद होगा, है ना। चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि कहा है कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है और क्यों। ठीक है। तो कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है, कवि बालक और उसे जन्म देने वाली माँ को धन्य कह रहा है, क्योंकि उसकी माँ के कारण ही बालक से उसका परिचय हो सका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुपर्क का लाक्षणिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मधुपर्क से आशय है दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से जो पंचमृत बनता है ना,
उससे आशय है, यानी जो देवताओं को समर्पित किया जाता है। आपने देखा होगा पूजा पाठ करते समय पंचामृत समर्पित किया जाता है देवताओं को ना। तो मधुपर्क से आशय दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से होता है, जो देवता को या देवताओं को समर्पित किया जाता है। तो जन सामान्य की भाषा में इसे पंचामृत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाक्षणिक अर्थ क्या होगा? प्रस्तुत कविता में आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया। अब माँ उसको पंचामृत यानी दही, घी, शहद, जल और दूध तो खिला नहीं रही है। यहाँ पे क्या बताया गया? इसका लाक्षणिक अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता में आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया है। यही यहाँ पर मधुपर्क का लाक्षणिक अर्थ है। क्या? माँ के प्यार को, माँ के जो मतलब आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया है। ठीक है, यह वात्सल्य की मिठास से युक्त माँ के प्यार को मधुपर्क कहा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कनखी मारना और आंखें चार होने का अर्थ बताइए। ठीक है, तो कनखी मारने का अर्थ होता है तिरछी निगाह से देखना। ठीक है, देखते तुम इधर कनखी मार, यानी तुम इधर तिरछी निगाहों से देखते हो। ठीक है, और होती जबकि आंखें चार। तो कनखी मारना का अर्थ है, कनखी मारना मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। ठीक है, और आंखें चार होने का अर्थ है, आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना। एक गाना भी है हिंदी में, हिंदी फिल्म में है वो, क्या डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, इस तरह से आंखों से आंखें चार करने दो। तो आंखें चार होने का मतलब है एक दूसरे को देखना। भाई एक दूसरे को देखेंगे तो आंखें चार हो जाएंगी ना, दो अपनी और दो देखने वाले की, है ना। तो आंखें चार होने का अर्थ है एक दूसरे को देखना, और कनखी मारने का अर्थ है तिरछी निगाह से देखना। ठीक है बच्चों, तो ये कविता जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।